मेन मुद्दा देखिए है, अगर एक लाइन में कहें तो मेन मुद्दा है कि 24 के चुनाव में तय होना है कि 29 में चुनाव होगा कि नहीं होगा। ये सब जुमला है और 80 करोड़ लोगों को दे रहे, ये गर्व की बात है कोई कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं अभी तक फ्री में, और उसके लिए हम वाहवाही लूट रहे हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में खूब प्रचारित हो रहा है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे नालंदा में लागू नहीं हो रहा है, हमारे नालंदा के किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये काम किसका है लोकसभा में उठाने का? सांसद महोदय का। जनता के तमाम अलग अलग हक अधिकार को लेकर के, गरीबों की जो बिजली पानी का समस्या है उसको लेकर के हमने सवाल उठाया था कि भाई बिहार के जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बिजली बिल से तबाह। तो 200 यूनिट सरकार अगर बिजली बिल देने लगे, 200 यूनिट बिजली फ्री में देने लगे तो दिक्कत नहीं होगी। उस पर नीतीश जी का प्रतिक्रिया आया था, हरी रिएक्शनरी प्रतिक्रिया आया कि नहीं देंगे, क्या कीजिएगा, ये वो। विकास का डेफिनेशन कई तरह के लोग हो सकते हैं। आप सारे दुकानों को तोड़ करके वहां हाईवे बना दीजिए, वो भी एक विकास कोई कह सकता है। लेकिन हम मानते हैं कि विकास जो है वो फंडामेंटल होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। लोगों के रोजी रोटी रोजगार को छीन करके आप विकास की अगर परिभाषा गढ़ेंगे तो जनता के पक्ष में नहीं जाएगा। नालंदा ज्ञान की भूमि हुई करती थी, आज वो मजदूर फैक्ट्री हो चुका है। मजदूर फैक्ट्री हो गया, बल्कि मजदूर सप्लाई करने वाला फैक्ट्री हो गया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा? पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि जेएनयू में आईसा का संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े। उसके बाद हम वहाँ पे यूनिट का सेक्रेटरी बने। उसके बाद छात्र संघ चुनाव हमने 3 बार लड़ा। 2 बार कन्वीनर का चुनाव लड़े, जीते, काउंसलर कन्वीनर। और 1 बार राष्ट्र महासचिव, जेएनयू छात्र संघ का महासचिव जीते। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए 2015 में। 2019 में फिर से आईसा का राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। 20 में विधायक बने और अभी 24 में आपके बगल में बैठ करके लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ नालंदा लोकसभा प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी चुन के आए हैं वो हमारे साथ डॉक्टर संदीप सौरभ जी हैं। तमाम बातें करेंगे इनसे और जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है इस बार। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं नालंदा लोकसभा में, क्या कुछ रुझान लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है कि इस पर बदलाव की जरूरत है? देखिए, नालंदा में बदलाव की एक लहर चल रही है और हमें लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बदलाव की जो लहर है ये आंधी में बदल जाएगा। बदलाव तो तय है, नालंदा में भी है, दिल्ली में भी होगा। और इसकी आहट कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको ये पता चल चुका है कि वो जाने वाले हैं। और बौखलाहट में कई तरह की बयानबाजियां चल रही है। बयानबाजी के साथ साथ सर क्या कुछ मुद्दा रहा है आपका, क्या कुछ मुद्दा है इस बार नालंदा में? देखिए, नालंदा के जो जेन्युइन सवाल है, नालंदा में जल संरक्षण का सवाल है। नालंदा में चूंकि देखिए राजगीर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाली जगह है, तो राजगीर का बाकी सारे मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं उससे कनेक्टिविटी हो। ऐसे कई एक जगह पे हैं जहां पे ट्रेनों का हॉल्ट चाहिए। और दुर्भाग्य हम तो देख रहे हैं कि इन सारे मामलों को लेकर के सदन के अंदर यहाँ के माननीय सांसद महोदय रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, और तब भी राजगीर में नालंदा के अंदर ट्रेन को लेकर के, ट्रेन रूट चार्ट को लेकर के इतनी समस्याएं। आज भी रेल कनेक्टिविटी मसला है। नालंदा में कई एक जगह पे किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, सरकार की तरफ से उनको मुआवजा नहीं मिला, ये मसला है। सरकार ने पॉलिसी बना के रखी हुई है कि हम एक अनुमंडल में अगर एक डिग्री कॉलेज है तो दूसरा डिग्री कॉलेज नहीं देंगे। तो बड़े बड़े इलाके में जैसे इस्लामपुर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो ये सब सवाल है। शिक्षा की बात करें तो आप विधानसभा में भी मुद्दा उठाते रहे हैं। जैसे कि हम बात कर ले कि आप बिहार एसएससी को लेकर के शायराना अंदाज में भी मुद्दा उठाए थे, किस तरीके से उठाए थे थोड़ा बताइए। बिहार एसएससी के ही सवाल नहीं है, क्या शायराना अंदाज क्या था हमको तो याद नहीं है। 1-2 मुद्दा हमने नहीं उठाया। 3 साल हम विधायक के रूप में काम किए हैं और यकीन मानिए 3 साल में 300 तरह के सवाल हमने सदन में उठाया है। एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, देश में डेमोक्रेसी को लेकर के, जनता के तमाम अलग अलग हक अधिकार को लेकर के, गरीबों की जो बिजली पानी का समस्या है उसको लेकर के हमने सवाल उठाया था कि भाई बिहार के जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बिजली बिल से तबाह। तो 200 यूनिट सरकार अगर बिजली बिल देने लगे, 200 यूनिट बिजली फ्री में देने लगे तो दिक्कत नहीं होगी। उस पर नीतीश जी का प्रतिक्रिया आया था, हरी रिएक्शनरी प्रतिक्रिया आया कि नहीं देंगे, क्या कीजिएगा, ये वो। हम सस्ता में दे रहे हैं, सस्ता में दे रहे हैं, इसलिए पैसा लेते हैं कि ताकि जनता सुरक्षित रहे। उनका भाषण देखिए, उन्होंने कहा कि हम बिजली पैसा लेके इसलिए देते हैं ताकि जनता सुरक्षित रहे। अगर मुफ्त में देंगे तो जनता सुरक्षित नहीं रहेगी। उनको लगता है कि बिजली अगर पैसे से देंगे तो जनता को करंट नहीं लगेगा, अगर मुफ्त में देने लगेंगे तो वही बिजली से सबको करंट लग जाएगा। फिर भी आए दिन घटना हो ही रहे, होना ही है, उसमें क्या है। आप नालंदा में हम तो देख रहे हैं गांव के इलाकों में, और जितनी आग लग रही है यहाँ पे, आग लगी की घटनाओं में अधिकांश जगह पे कारण है कि बिजली का तार बहुत लूज है।
कवरिंग नहीं उसका हुआ है। तो ये सारे सवाल है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर के इसको देखेगा ही नहीं, उसको पता कैसे चलेगा? क्या लगता नहीं है कि आप जिस लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आए हैं, एक धरोहर वाला जगह? निश्चित तौर से धरोहर वाली जगह है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है। राजगीर को कौन नहीं जानता है, नालंदा को कौन नहीं जानता है। नालंदा ज्ञान की भूमि हुई करती थी, आज वो मजदूर फैक्ट्री हो चुका है। मजदूर फैक्ट्री हो गया, बल्कि मजदूर सप्लाई करने वाला फैक्ट्री हो गया। सप्लाई यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है नहीं। आज आप गुजरात में चले जाइए, किसी भी शहर में जाइए, नालंदा के लोग भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ शिक्षा की भूमि हुआ करता था। नालंदा के अंदर देखिए, एक तो एजुकेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना, एक तो ये टास्क है। उसके अलावा नालंदा के अंदर इतने सारे अवसर हैं जहाँ पे आप कल कारखाने लगा सकते हैं, उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वरना जो रोड बन रहे हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ यही होगा, किसी रोड पर चल करके जो नौजवान है वो पलायन करेंगे, बाहर चले जाएंगे। क्या लगता नहीं एक सांसद है क्या, एक मतलब बोले तो अगर जीत करके आते तो क्या कुछ काम होता है, किस तरीके से वो? बेसिक सवाल है सांसद का, किसी सांसद का या किसी भी जनप्रतिनिधि का, कि आप जिस सदन के लिए चुने गए हैं उस सदन में उस एरिया के मुद्दों को उठाएं। जैसे नालंदा की जनता ने आपको लोकसभा के लिए चुना, आप नालंदा के मुद्दों को लोकसभा में उठाएं। जनता का सवाल, आम जनता का सवाल, जैसे बिहार में इतने बड़े आंदोलन हुए, नालंदा के अंदर इस्लामपुर में हमने देखा कि अग्निवीर योजना के दौरान कितना हंगामा हुआ, बहुत ज्यादा। सांसद महोदय का मकसद था, बिहार शरीफ में भी हुआ। सांसद महोदय का मतलब उस समय जिम्मेदारी थी कि आप जाकर के लोकसभा के अंदर इस बात को रखते कि हमारे यहाँ ये इस तरह की दिक्कतें हो रही है, उन्होंने नहीं रखा। तो ऐसे कई सारे मसले हैं। नालंदा में गलत समय पे फसल, बारिश होने के चलते, अगलगी के चलते इतने बड़े पैमाने पर लोगों के फसल नुकसान हो रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में खूब प्रचारित हो रहा है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे नालंदा में लागू नहीं हो रहा है, हमारे नालंदा के किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये काम किसका है लोकसभा में उठाने का? सांसद महोदय का। लेकिन अगर सदन में आप जाकर के चूं ही नहीं कहेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। उन्होंने तो लिस्ट जारी कर दिया था पेपर के माध्यम से कि मैंने इतना सवाल उठाया, इतना दिन प्रेजेंट। मैंने देखा है वो कैसे उठता है, हम बता दे रहे हैं आपको। विधानसभा या लोकसभा के अंदर आप सवाल लिख करके डलवा दीजिए, उसका लिखित में जवाब आया नहीं आया उसको मतलब नहीं है। सदन में 1-to-1 फाइट करना, अपनी बात को रखना मजबूती के साथ, मंत्री का जवाब लेना और मंत्री से 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछ करके उसको चुप करवा देना और अपनी बात मनवा लेना, ये होता है सदन में बात रखना। ये नहीं कि हमने चिट्ठी लिख दिया सदन में तो लिखवा दिया। इस तरीके से देखा गया कि आप विधानसभा में कई बार फाइट करते नजर आए हैं। आपके विपक्ष जो सत्ता में जो लोग हैं कई बार बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप लगातार बोलते जा रहे हैं, यानी हमारा बात जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं होंगे। तो इस तरीके का बात था। बाकी अब शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? नालंदा में क्या कुछ हो सकता है रोजगार? नालंदा में देखिए अलग से नहीं होगा, देश में होगा तो ही नालंदा में होगा। देश में अगर 4 साल का कर दिया गया अग्निवीर योजना तो नालंदा के लोग प्रभावित हो गए। देश में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो नालंदा के बच्चे भी उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ओवरऑल विजन सरकार का होना चाहिए रोजगार को लेकर के, उससे से नालंदा के लोग भी लाभान्वित होंगे। बाकी स्पेसिफिक नालंदा के अंदर कल कारखानों का एक स्कोप निकालना चाहिए, उस पर सरकार से बात होनी चाहिए। और रोजगार और नौकरी में क्या कुछ अंतर है? कई बीजेपी का बयान आजकल सामने क्या, सब जब से सत्ता में आया तब से पकौड़ा तलना भी रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार है, इस तरह का बात भी हुआ। भीख मांगना तो अलग चीज हो गया, पकौड़ा तलना निश्चित तौर से रोजगार है। लेकिन संकट कहाँ है? संकट है कि आज जो लोग पकौड़ा तल रहे हैं उनको भी मोदी सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रताड़ित कर रही है। उनका वो सड़क के किनारे कहीं पकौड़ा तल रहे हैं, पुलिस वाले आकर उनसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं, उनका दुकान तोड़ दिया जा रहा है। तो जो लोग कहीं सेटल हो रहे हैं, नोटबंदी आपने किया, नोटबंदी में पकौड़ा तलने वाले कितने लोग बर्बाद हुए, बहुत लोग बर्बाद हो गए। तो पॉलिसी इस तरह की है कि छोटे उद्योग धंधे, छोटे मजदूरी करने वाले लोग, उनके लिए अब कोई जगह ही नहीं बचे। आप पटना में जाके देखिए, नीतीश जी अब मोदी जी की गोद में बैठ गए हैं, उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। पटना में 1 लाख से ज्यादा दुकानदारों को आपने उजाड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि दुकान हटा के वहां पर गमला लगा देना था। तो ये पॉलिसी इस तरह की होती है। देखिए, विकास का डेफिनेशन कई तरह के लोग हो सकते हैं। आप सारे दुकानों को तोड़ करके वहां हाईवे बना दीजिए, वो भी एक विकास कोई कह सकता है। लेकिन हम मानते हैं कि विकास जो है वो फंडामेंटल होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। लोगों के रोजी रोटी रोजगार को छीन करके आप विकास की अगर परिभाषा गढ़ेंगे तो जनता के पक्ष में नहीं जाएगा। उन्हें हटाया जा रहा तो कहीं ना कहीं उन्हें सेटल करना चाहिए आपको। पहले सेटल कीजिए तब हटाइए किसी को भी।
नीतीश और ये लॉ भी कहता है, लेकिन लॉ मान कहाँ कोई रहा है। नीतीश कुमार के एक रोजगार वाले मुद्दा पे आपने बयान भी दिया था, विधानसभा में भी बोला था कि कर्ज दे करके वो रोजगार नहीं होगा। सही बात है। जो उनका 2 लाख का योजना है, 10 लाख का योजना है, आप उसके बाद वो रोजगार में हम तो देख रहे हैं कि सरकार इतना अपना पीठ थपथपा रही है आजकल कि हम स्टूडेंट लोन दे रहे हैं, स्टूडेंट लोन दे रहे हैं। और स्टूडेंट लोन के नाम पे क्या हो रहा है, आप स्टूडेंट लोन दे रहे हैं बच्चों को, वो बच्चा पढ़ाई कोर्स पूरा कर ले रहा है, कोर्स पूरा करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन लोन तो चुकाना है। तो जो स्थिति एक समय में देश के किसानों की थी आत्महत्या के मामले में हम बता रहे हैं, अब उससे ज्यादा रफ्तार बढ़ गया है युवाओं की आत्महत्या का। ये भी आंकड़ा है, हर घंटे युवा जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि सरकार ने एजुकेशन को सस्ता करने के बजाय लोन का प्रावधान कर दिया है। तो लोन लोग ले रहे हैं, नौकरी नहीं हो रही है, लोन चुकाना है, सुसाइड। तो ये सब चीजें फंडामेंटल चीजें हैं, और वैसी सरकार को ये सब समझ में ही नहीं आएगा जिसको जनता से मतलब नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को जितवाना है, और आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में आप इतना दिन से घूम रहे हैं, क्या कुछ अब लग रहा है मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा देखिए है, अगर एक लाइन में कहें तो मेन मुद्दा है कि 24 के चुनाव में तय होना है कि 29 में चुनाव होगा कि नहीं होगा। लोकतंत्र और संविधान, ये तो केंद्रीय मुद्दा है। बाकी मुद्दे हैं, लेकिन ये 2 केंद्रीय मुद्दा है। संविधान बचाना है तो भाजपा को हराना होगा, यही एकमात्र 5 किलो अनाज पे क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? 5 किलो अनाज पहले नहीं मिलता था, ऐसा तो नहीं, पहले भी मिलता था। मोदी जी में खासियत यह है कि प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज्यादा है। तो खूब प्रचार कर रहा है, कई लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे हम पहली बार अनाज दे रहे हैं। पहले भी 1.5 रुपए 2 रुपए के दर से सरकार देती थी, उसके साथ चीनी भी मिलता था, उसके साथ किताब कॉपी कलम भी मिलता था, उसके साथ राशन तेल भी मिलता था। अब तो सिर्फ अनाज मिल रहा है, अब तो राशन तेल भी नहीं मिल रहा है। सिलेंडर महंगा हो चुका है, सिलेंडर महंगा। इसलिए ये सब जुमला है, और 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। ये गर्व की बात है कोई कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं अभी तक फ्री में, और उसके लिए हम वाहवाही लूट रहे हैं। वैसे आपने देश को कंगाल कर दिया। अभी एक रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि देश के अंदर 22 अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति हो गई है जितना 70 करोड़ जनता के पास संपत्ति है, बराबर हो चुका है। आप कितनी असमानता देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो यही स्थिति है। वैसे एक नेता से एक सवाल नहीं पूछा जाता, या उनकी जरूरत भी नहीं है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेता का नहीं होता है, वो अगर ना भी पढ़े फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? मेरा पीएचडी हमने किया हुआ है, मास्टर्स एमफिल पीएचडी सब मेरा। जेएनयू से आपका बैकग्राउंड रहा है? जेएनयू से बैकग्राउंड रहा है। क्या कुछ रहा है? जेएनयू से एमए की है, एमफिल की है, पीएचडी की है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा? पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि जेएनयू में आईसा संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े। उसके बाद हम वहाँ पे यूनिट का सेक्रेटरी बने। उसके बाद छात्र संघ चुनाव हमने 3 बार लड़ा, 2 बार कन्वीनर का चुनाव लड़े, जीते, काउंसलर कन्वीनर, और 1 बार महासचिव, जेएनयू छात्र संघ का महासचिव जीते। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए 2015 में, 2019 में फिर से आईसा का राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, 20 में विधायक बने, और अभी 24 में आपके बगल में बैठ करके लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि जनता को उम्मीद करने की जरूरत है। ना जनता तो साथ में है, जनता साथ में है। तो ये हमारे साथ संदीप सौरभ जी थे, और जिस तरीके से आपने देखा क्या कुछ इनके बारे में जानने का प्रयास किया हमने, और यहाँ की तमाम जनता जो है अब इस बार किसे, इंडिया या एनडीए, अब तय आपको करना है। बाकी यहाँ फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।